मैं आंचल तोमर आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों शोरों से अब लगी हुई होंगी। ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है तो उसके हमारे 7 सेट तो कंप्लीट हो चुके हैं, 7 प्रैक्टिस सेट, और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है। और जिन्होंने भी पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं अभी तक, तो वे क्या है कि पीछे के प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। और फिर आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देखिए सिस्टर्स, हमारा परिवार भले ही छोटा हो परंतु हमारा कंटेंट छोटा नहीं है। वह आप सभी को, अगर आप क्लास लेती हैं तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चंस क्या है कि कॉपी पेस्ट नहीं होते, हम थ्योरी बुक में से अच्छे से क्वेश्चंस उठाते हैं। और अगर मैं आपको सामने से पढ़ा रही होती ना तो शायद आप देख पाती। मेरी आइज़ ना इतनी मोटी मोटी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। बस यही है, चलो कोई नहीं, हमारी जो मेहनत है ना उस दिन सफल होगी जिस दिन हमारा पूरा ग्रुप उसमें यही स्क्रीनशॉट होंगे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया और हम ऑफिसर बन गए एक। बस उसी दिन हमारी जो क्या है मेहनत सफल हो जाएगी, जिस दिन आप सिलेक्शन पा जाएंगी। ठीक है। तो आप मेहनत करती रहिए, अच्छे से मेहनत करती रहिए, लगी रहिए, हमारे साथ जुड़ी रहिए और अच्छे से रिवीजन करती रहिए। क्योंकि देखिए, भले ही फॉर्म कम हो परंतु कंपटीशन कम कहना ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है और लड़कियां लगातार पढ़ रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं। ठीक है। आप पेड बैच में देखते ही होंगे, क्वेश्चंस कितना भी कठिन से कठिन हो, कम मतलब 25 में से 25, 50 में से 50 भी लड़कियां नंबर लाती हैं। ठीक है। तो आप बस अच्छे से मेहनत करती रहिए डियर। और देखिए, आप उस दिन के लिए मेहनत कीजिए, उस दिन के लिए जिस दिन ये जो लोग आज आपके पापा जी के सामने टोंटबाजी करते हैं ना कि इतना पैसा लगा रहे हो, इतना पैसा लगा रहे हो अपनी बेटी पर, इतना तो उसकी शादी में लगा दो, और कामयाब नहीं होगी, इसकी जॉब थोड़ी ना लगने वाली है, तो टाइम पास करती है, लगती तो अब तक लग नहीं जाती, इतना समय हो गया इसको। उनको क्या पता है ना, जो संघर्ष करता है बच्चा वही जान पाता है। तो उस दिन के लिए मेहनत करो। जो लोग आज आपके पापा जी के सामने टोंटबाजी करते हैं ना, तो वही लोग आकर कहें, अरे शर्मा जी, हमने सुना है आपकी बेटी अधिकारी बन गई है। तो तब देखना आपके पापा जी का सीना कितना गर्व से चौड़ा होगा, आपके मम्मी पापा जी कितने खुश होंगे। ठीक है। तो आप सब बस मेहनत करती रहिए, उसी दिन के लिए मेहनत कीजिए, है ना। कि ये जो लोग, क्योंकि देर क्या है कि जो है दुनिया है ना, ये तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ। तो ये क्या है कि उगते सूरज को प्रणाम करती है। ये जो दुनिया है यह उगते सूरज को प्रणाम करती है। ठीक है। छिपते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। तो बस आप पूरे जी जान से हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, और हमारे पेड बैच से जुड़ जाइए। जितनी भी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है ना हमारी, और जितनी भी हमारी थ्योरी क्लासेस हैं, और जितने भी हमारी 20 टॉपिक हैं उनकी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स, ठीक है, तो वो आप सभी को उसमें ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और जितनी भी प्रैक्टिस सीरीज हैं इनकी सभी की जो क्या है हमारी पीडीएफ है वो हमारे ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की। जो हमारा HW का क्वेश्चंस क्या था, महिला समृद्धि योजना कब आई थी। तो देखिए, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए राइट दिया है, ऑप्शन नंबर ए, तो उन सभी का आंसर क्या है, राइट है। आप सभी देखो, आप सभी आंसर दिया करो जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस मिलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट से करते हैं शुरुआत। निम्नलिखित में से भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन हैं। तो कौन है, ऑप्शन नंबर ए GS धुर्वे, या फिर ऑप्शन नंबर बी अगस्त कामटे, या फिर ऑप्शन नंबर सी गिलिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेस्टरमार्क। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए GS धुर्वे। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखो, अगर भारतीय समाजशास्त्र के जनक पूछा जाए तो आपको क्या करना है, भारतीय समाजशास्त्र के जनक है हमारे GS धुर्वे।
ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए ओनली समाज शास्त्र के जनक, ठीक है, तो समाज शास्त्र के जनक कौन है? समाज शास्त्र के जनक है अगस्त कामटे। कौन है? अगस्त कामटे, ठीक है। अगर अगर क्या है कि भारतीय समाज शास्त्र के जनक पूछा जाए तो जीएस धुरी आंसर देना है, और ओनली समाज शास्त्र के जनक पूछा जाए तो आपको आंसर देना है अगस्त कामटे, ठीक है, ध्यान रखना है सभी को। चलिए नेक्स्ट, आरडी 2020 में एक किशोर लड़की के लिए जिंक की कितनी मात्रा अनुशंसित की गई है? ऑप्शन नंबर ए 12.8 mg, ऑप्शन नंबर बी 19.5 mg, और ऑप्शन नंबर सी 14.12 mg, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8.5 mg। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 14.2 mg, ठीक है। तो देखिए जो मैं आपको पूरा कंप्लीट लिखवा दूँ एक बार। देखो मैंने कल ही बताया था 3 एज होती हैं, एक तो 10 से 12 की एज है ना, और एक होती है 13 से 15 की एज, और एक होती है 16 से 18 की एज, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखो जो 10 से 12 की एज होती है ना, तो इसमें कितनी 8.5 mg जिनकी कितनी आवश्यकता होती है? 8.5 mg। और जो 13 से 15 की एज होती है इसमें आवश्यकता होती है 12.8 mg की। और जो 16 से 18 जिसको बोला गया है कि क्वेश्चंस में किशोर लड़की, तो आपको खुद ही कॉमन सेंस लगाना है कि जो किशोर लड़की बोला गया है तो किशोर लड़की तो 16 से 18 में होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या था? 16 से 18 के लिए किशोर जो लड़की थी तो उनके लिए था 14.2 mg, ठीक है। 10 से 12 के लिए 8.5 mg, 13 से 15 के लिए 12.8 mg, या फिर 16 से 18 के लिए 14.2 mg, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको वुमेन्स का और बता देती हूँ। चलिए देखिए वुमेन्स के लिए क्या है कि 3 प्रकार की, एक तो नॉर्मल वुमेन्स होती है, सामान्य महिला, ठीक है, और एक होती है प्रेग्नेंट वुमेन, और एक होती है लैक्टेशियंस। देखिए एक तो होती है नॉर्मल वुमेन, एक होती है प्रेग्नेंट, है ना, और एक होती है लैक्टेशियंस, ठीक है, धात्री महिला जो शिशु को स्तनपान करा दी है। तो देखिए नॉर्मल वुमेन के लिए क्या है 13 mg की आवश्यकता होती है जो आरडी 2020 टेबल में दिया हुआ है ना। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए क्या 14.5 mg, ठीक है। और जो लैक्टेशियंस वुमेन है तो उनके लिए क्या है कि 14 mg की आवश्यकता होती है, ठीक है, 14 mg की। तो हमारा राइट आंसर इस समय क्या था? ऑप्शन नंबर सी। देखो मैंने आपको कल बताया ही था जो स्पेशल क्लास चलने वाली है हमारी टॉपिक पर, है ना, तो उसमें आरडी 2020 जो टेबल है वो मैं आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। देखो है तो ये काफ़ी बहुत बड़ी, जो हमारे काम का होगा मोस्ट शॉर्ट में वो आपको मैं करा दूंगी, ठीक है, जिससे आपका क्या है कि अच्छे से रिविजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ICDS योजना महात्मा गांधी के किस जन्म दिवस पर शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए 102वें जन्म दिवस पर, क्या ऑप्शन नंबर बी 106वें जन्म दिवस पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी 108वें जन्म दिवस पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 105वें जन्म दिवस पर। तो देखो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी। जो ICDS योजना है तो वह महात्मा गांधी जी के 106वें जन्म दिवस पर शुरू की गई, ठीक है। तो देखो मैं इसके बारे में कंप्लीट ही बता देती हूँ। देखिए जो ICDS योजना है, ICDS योजना, ठीक है, इसके बारे में आपको कंप्लीट बता। देखो जो इसकी शुरुआत हुई ICDS योजना की वह हुई 2 अक्टूबर 1975 को। कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। और जो इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। और क्या है कि 33 ब्लॉक से स्टार्ट की गई थी और जो है फिर बंद हुई। बंद कब हुई? यह बंद हुई 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। देखिए इन्होंने क्या किया था, जितनी भी कांग्रेस की योजनाएं चल रही थी तो उनको पहले तो क्या बंद किया, ठीक है, फिर उनको नए वे में स्टार्ट किया था।
ठीक है, अपनी योजना में। तो देखिए जो यो क्या है कि जो ICDS योजना थी, पुनः शुरुआत कब हुई? यह पुनः शुरुआत हुई 10वीं पंचवर्षीय योजना से, 10वीं पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। और जो पहले शुरुआत कब हुई थी? पहले शुरुआत हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और फिर से पुनः शुरुआत हुई 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और ये जो ICDS है, ये है कितनी सेवाएं प्रदान करती है? देखो ये सेवाएं प्रदान करती है 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। और देखो 6 प्रकार की सेवाएं है कौन कौन सी? एक तो है पूरक पोषण, और एक है स्वास्थ्य एवं पोषण, और जो तीसरे नंबर की वह कौन सी है? वह है टीकाकरण, और 3 हो गई। और चौथी क्या है? चौथी है शाला पूर्व शिक्षा, और जो पांचवी क्या है? ट्रेनिंग, और छठी सेवा क्या है? रेफरल सेवा। हो गई ना 6, ठीक है। तो 6 सेवाएं प्रदान करती है, और जो इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1975 से, और जो बंद हुई 1978 में, और पुनः शुरू हुई 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और शुरुआत कब हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना से। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से उपवास की दशा में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऊतकों की शर्करा, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऊतकों का प्रोटीन, या फिर ऑप्शन नंबर सी आहारीय रेशे, या फिर ऑप्शन नंबर डी एडिपोज टिश्यू की वसा। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एडिपोज टिश्यू की वसा जो है कि उपवास की दशा में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बाल श्रम का प्रतिबंधित अधिनियम किस वर्ष का है? ऑप्शन नंबर ए 1986 का, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1985 का, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1992 का, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1987 का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1986 का। जो यह भारत में जो यह बाल श्रम का प्रतिबंधित अधिनियम है, यह है 1986 का। देखिए क्या है कि आपको बाल श्रम के जो बालकों के जुड़े 3 अधिनियम अच्छे से ध्यान रखने हैं। एक तो यह हो ही गया बाल श्रम का प्रतिबंधित अधिनियम, यह है 1986 का, ठीक है। और एक है और एक क्या है? एक है वो, हाँ, पोक्सो एक्ट। यह कब का है? 2012 का। और अभी पोक्सो एक्ट में क्या है कि संशोधन हुआ था पीछे पोक्सो एक्ट में, है ना। वो संशोधन कब हुआ? यह है तो 2012 का, ठीक है। और संशोधन हुआ इसमें 2019 में, ठीक है। कब हुआ? 2019 में। एक हो गया बाल श्रम वाला, एक हो गया पोक्सो, और एक और है, हाँ, एक और है किशोर न्यायालय अधिनियम, ठीक है। वह कौन सा है? 1986 का, वह भी 1986 का है, ठीक है। ये 3 आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, और देखो क्या है कि जो बालकों के जो बाल श्रम का जो प्रतिबंधित अधिनियम है 1986 का है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 23 और 24 है, यह क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें। और जो 14 वर्ष, जिसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जैसे शॉप हैं, इन पर कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी उसमें कार्य नहीं कर सकते कारखाने में, ठीक है। तो इस समय हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो देखिए जो यह जनगणना का टॉपिक है ना, तो यह कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो कंपलसरी मिलते ही हैं। तो आपको क्या है कि जनगणना का टॉपिक अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश की जनगणना पर, ठीक है। तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बस रिवीजन करते रहिए और अच्छे से क्लास लेते रहिए, मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए 80.9%, या फिर ऑप्शन नंबर बी 64.6%, या फिर ऑप्शन नंबर सी 73%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 84.6%।
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा जो महिलाओं की साक्षरता दर थी वह थी 64.6%। क्या थी? 64.6%। और फिर पुरुषों की भी देख लेते हैं। मेल्स की कितनी थी? मेल्स की थी 80.9%, है ना। और फीमेल की कितनी थी? फीमेल की थी 64.6%। और जो कुल जनसंख्या थी साक्षरता दर वह थी कुल कितनी थी? 73%। ठीक है। और इसमें और कुछ देख लेते हैं। देखो जो कुल जनसंख्या में क्या था, जो कुल जनसंख्या में जो मेल की जनसंख्या थी पुरुषों की, है ना, तो वह पुरुषों की थी 51.47%। और जो फीमेल की थी, फीमेल कितनी थी? 48.53%, है ना। और जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे थे, है ना, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे थे, तो इनकी कितनी थी प्रतिशत? इनका था 13.6%, है ना। और जो दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? दशकीय वृद्धि दर थी 17.7%, है ना। क्या थी? दशकीय वृद्धि दर। और देखिए और क्या है कि जो लिंगानुपात था, बाल लिंगानुपात, लिंगानुपात अलग है, बाल लिंगानुपात अलग है ना। तो जो बाल लिंगानुपात था वह था 919, और जो लिंगानुपात था तो लिंगानुपात था 943। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है, अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों के बीच संतुलन अथवा समाज के संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। तो यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो किन्होंने कहा है? क्या ऑप्शन नंबर ए जॉनसन, या फिर ऑप्शन नंबर बी गिलेन, या फिर ऑप्शन नंबर सी गिन्सबर्ग, या फिर ऑप्शन नंबर डी? क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गिन्सबर्ग। जो गिन्सबर्ग समाजशास्त्री हैं, गिन्सबर्ग समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने यह क्या दिया है? यह कथन दिया है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है ना, तो वह उससे हमारा तात्पर्य है कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। ठीक है। अर्थात क्या मतलब कि अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों के बीच संतुलन अथवा समाज के संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है। यह किन्होंने कहा है? यह कहा है गिन्सबर्ग ने। तो चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है? देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विद्वेष का विस्तार, या फिर ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संगठन में स्थिरता व एकरूपता लाना, या फिर ऑप्शन नंबर सी समाज में समानता, मजदूरी और निरंतरता लाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना। तो बताओ हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो क्या है कि जो सामाजिक संगठन में स्थिरता लाना भी, एकरूपता लाना भी सामाजिक नियंत्रण का साधन है, मतलब उद्देश्य है ना। और जो समाज में समानता, समाज में समानता, मजबूती और निरंतरता लाना, ठीक है, तो यह भी सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। और जो ऑप्शन नंबर डी है, तो क्या सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना, यह भी सामाजिक नियंत्रण का ही उद्देश्य है। तो क्या नहीं उद्देश्य है? विद्वेष का विस्तार थोड़ी ना है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इस समय क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए जो सामाजिक नियंत्रण फैलाना सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो विद्वेष फैलाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि सामाजिक नियंत्रण विद्वेष व संघर्ष को नियंत्रण करना है उद्देश्य। ठीक है। तो विद्वेष का विस्तार करना नहीं है, इसका नियंत्रण करना उद्देश्य है। तो हमारा इस समय राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। जब सुक्रोज को तनु अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब यह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के मिश्रण में अपघटित हो जाता है। तो यह मिश्रण डैश जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? देखो क्या ऑप्शन नंबर ए माल्ट शर्करा के नाम से, है ना, या फिर ऑप्शन नंबर बी इन्वर्ट शर्करा के नाम से, या फिर ऑप्शन नंबर सी दुग्ध शर्करा के नाम से,
या फिर ऑप्शन नंबर डी, एक शर्करा के नाम से। तो देखिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है इन्वर्ट शर्करा के नाम से। ठीक है, जब सुक्रोज को तनु अम्ल के साथ गर्म किया जाता है ना, तो यह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के मिश्रण में अपघटित हो जाता है। तो इस मिश्रण को क्या हम इन्वर्ट शर्करा के नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 9 कैलोरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी 4 कैलोरी पर ग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर सी 8 कैलोरी पर ग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 कैलोरी पर ग्राम। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है ना, तो वसा से होती है 4 कैलोरी पर ग्राम। कितनी? 4 कैलोरी पर ग्राम। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं? देखो 4 कैलोरी पर ग्राम तो किससे होती है? 4 कैलोरी पर ग्राम होती है कार्बोहाइड्रेट से। तो वसा से कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 9 कैलोरी पर ग्राम। देखो मैं सभी बता दूँ, क्या है कि जो वसा फैट से कितनी होती है? फैट से होती है 9 कैलोरी पर ग्राम, है ना। और जो प्रोटीन से होती है, देखिए प्रोटीन से कितनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से ही 4 कैलोरी पर ग्राम प्राप्त होती है। कितनी? दोनों से ही कितनी होती है? 4 कैलोरी पर ग्राम, है ना। और क्या बचा? अल्कोहल से प्राप्त होती है हमें 7 कैलोरी पर ग्राम, 7 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस समय हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, जो वसा है वसा से होती है 9 कैलोरी पर ग्राम। चलिए नेक्स्ट, टीडी वैक्सीन की डैश पहली खुराक गर्भावस्था में दी जाती है। तो कब दी जाती है? क्या ऑप्शन नंबर ए गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह में, या फिर गर्भावस्था की पहली पहचान होने पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी गर्भावस्था के 1 महीने बाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रसव के दौरान। तो देखिए जो टीडी की वैक्सीन होती है ना, तो वह जैसे ही गर्भावस्था का पता चलता है तो आपको वो लगवा लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गर्भावस्था की पहली पहचान पर। और जो दूसरी वैक्सीन कब लगती है? देखो दूसरी वैक्सीन लगती है 4th वीक के बाद, यानी 1 मंथ में। ठीक है, और क्या है कि जब पहले महिला ने गर्भधारण किया हुआ हो, अगर क्या है कि जो 3 साल से पहले, है ना, 3 साल से पहले अगर महिला ने गर्भधारण किया हो, तो फिर ये जो दूसरी खुराक है ना, ये नहीं लगती, फिर लगती है उसको बूस्टर खुराक। ठीक है, क्या लगती है? बूस्टर ओनली, बूस्टर वाला टीका। तो चलिए इस समय हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी परिभाषा सत्य है? क्या ऑप्शन नंबर ए उपापचय के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं? एक क्या है? ये है उपापचय, उपचय, और दूसरी है अपचय। या फिर ऑप्शन नंबर बी उपचय, यह सरल पदार्थों से, उपचय क्या है कि यह सरल पदार्थों से जटिल यौगिकों का निर्माण करती है। तो क्या ऑप्शन नंबर सी अपचय क्या है कि अपचय क्या है? यह जटिल यौगिकों को सरल रूप में तोड़ती है। देखो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। जो ये तीनों की तीनों परिभाषाएं ही सत्य है। ठीक है, जो उपापचय के अंतर्गत क्या है कि 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है उपचय और एक होती है अपचय। ठीक है, अपचय क्या है? अपचय ही है सरल पदार्थों से जटिल यौगिकों का निर्माण कर दिया। और जो अपचय है, अपचय क्या है कि यह क्या है कि जटिल यौगिकों को सरल रूप में तोड़ती है ना। तो इस समय हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कब नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति अपनाई गई? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 1976 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1975 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1995 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1985। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1976 में। ठीक है, जो नारी विकास कल्याण हेतु जो राष्ट्रीय नीति जो अपनाई गई थी, कब? 1976 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विचार विमर्श कीजिए, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नहीं, क्या भोजन में उपस्थित 3 प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है,
या फिर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी मैं ऑप्शन क्यों बोल रही हूँ आज, ये ऑप्शन नहीं है, ये है कथन। ठीक है, तो देखिए कथन क्या है, कथन ए है भोजन में उपस्थित 3 प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो कथन बी है वह क्या है कि अल्कोहल से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, और क्या कथन सी क्या है कि जल, रेसे, विटामिन व खनिज लवण ऊर्जा के स्रोत नहीं हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें बताना था आपको सत्य, कि कौन सा कथन सत्य है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए व बी, या फिर ऑप्शन नंबर बी ए व सी, या फिर ऑप्शन नंबर सी ए व बी व सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए व सी। अभी आपको बताया था मैंने पीछे के क्वेश्चंस में कि अल्कोहल से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी हमको, अल्कोहल से हमें प्राप्त हो रही थी 7 कैलोरी पर ग्राम, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन ये जो कथन बी है तो बिल्कुल गलत हुआ। तो इसलिए हमारा जो पहला सही है और तीसरा सही है। जो भोजन में उपस्थित 3 जो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अभी बताया था पीछे। तो जो कार्बोहाइड्रेट थी तो उससे हमें हो रही थी 4 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्राप्त, और प्रोटीन से भी 4 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। और फैट से कितनी हो रही थी, बसा से हो रही थी 9 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और अल्कोहल से प्राप्त होती है। तो हमारा जो बी है ये तो बिल्कुल गलत हुआ। ए भी सही है, सी भी सही है। देखिए जो जल, रेसे और विटामिन जो खनिज लवण है ना, तो इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये ऊर्जा प्राप्त के स्रोत थोड़ी ना है, ये है मिनरल्स। तो चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चंस। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भोजन को कितने आधारीय खाद्य समूह में विभाजित किया है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 4, या फिर ऑप्शन नंबर बी 3, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। तो देखिए जो ICMR ने कितने आधारीय खाद्य समूह में विभाजित किया है भोजन को, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। देखिए देख लेते हैं 5 कौन कौन से हैं। एक तो हो गया अनाज व उनके उत्पाद, और दूसरे नंबर पर क्या हुआ, दालें व फलियाँ, और तीसरा क्या हुआ, दूध, मांस व उनसे निर्मित पदार्थ, है ना। और चौथा आहार्य क्या हुआ, फल और सब्जियां, और 5वां आहार्य क्या हुआ, वसा व शक्कर। तो जो ICMR है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, इन्होंने भोजन के 5 आधारीय समूह में विभाजित किया है। ठीक है, एक तो अनाज व उनके उत्पाद हैं, और दाल व फलियां हैं दूसरी, और तीसरे क्या हैं, दूध, मांस व उनसे निर्मित पदार्थ हैं, और चौथी क्या है, फल और सब्जियां, और 5वीं क्या है, वसा व शक्कर। तो चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से असुमेलित छांट कर लिखिए। तो क्या ऑप्शन नंबर ए, गाय के दूध में वसा 9.8% होती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, बकरी के दूध में वसा 5.7% होती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, माँ के दूध में वसा 3.9% होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, भैंस के दूध में वसा कितनी होती है, 8.8%। तो आपको क्या है कि इसमें बताना है गलत। तो देखिए क्या है कि जो गाय के दूध में वसा होती है, तो गाय के दूध में वसा कितनी होती है, गाय के दूध में होती है 3.6% वसा। तो हमारा बिल्कुल गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही गलत होगा। कितनी होती है गाय के दूध में, इसमें होती है 3.6%, है ना। और जो बकरी के दूध में वसा होती है वो होती है 5.7%, और माँ के दूध में होती है 3.9%, और भैंस के दूध में होती है 8.8%। देखिए तभी तो जो शिशु को माँ का दूध, अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम है या फिर इतना दूध का स्राव नहीं हो रहा, तो शिशु को क्या सलाह दी जाती है कि गाय का दूध, उसमें थोड़ा पानी डालकर गाय का दूध पिलाना चाहिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसको सबला के नाम से भी जाना जाता है, तो यह किस वर्ष की है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 2014, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2011, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2010, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2005।
तो देखिए हमारा जो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 2010। जो सबला योजना है, सबला योजना की जिसको जानते हैं कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, तो जो इसकी शुरुआत कब हुई थी, नवंबर 2010 में। कब हुई, नवंबर 2010 से शुरू हुई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की किस वर्ष शुरुआत हुई? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 2011, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2015, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2014, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2016? तो बताओ हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा ना वह होगा 2015, ऑप्शन नंबर बी। अरे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कब शुरुआत हुई इसकी, 12 जनवरी 2015। 12 जनवरी 2015। ठीक है, कहाँ से, पानीपत हरियाणा से, पानीपत हरियाणा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बेटियों को संपत्ति का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? क्या ऑप्शन नंबर ए 2005 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2004 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2003 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2001 में? तो बताना है आप सभी को राइट आंसर क्या होगा। देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2005 में। जो बेटियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त हुआ वह हुआ ऑप्शन नंबर ए 2005 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा उपलब्ध है, तो किन के लिए है? क्या ऑप्शन नंबर ए प्रसव पूर्व महिलाओं के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रसवोत्तर महिलाओं और नवजात शिशुओं तथा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन सभी के लिए? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, किन के लिए है सुविधा उपलब्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी के लिए, इन सभी के लिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट किण्वन की खोज क्रुइक्सेक ने किस वर्ष की? तो किस वर्ष की किण्वन की खोज? ऑप्शन नंबर ए 1998, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1997, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1999? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1997, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1997 में। कब की? 1997 में। तो किन्होंने की यह खोज की? क्रुइक्सेक ने। तो अब आपको क्या लिखा आ जाए कि किण्वन की खोज किसने की? उसकी की क्रुइक्सेक ने। और कब की? 1997 में की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए डीपीटी, या फिर ऑप्शन नंबर बी HIV, या फिर ऑप्शन नंबर सी TNT, या फिर ऑप्शन नंबर डी BCG? तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर BCG। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जो ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध जो वैक्सीन लगाई जाती है ना, तो वह लगाई जाती है BCG। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गर्भावधि मधुमेह से पीड़ित नए ग्राहक की देखभाल की योजना विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश प्राथमिकता होती है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए आहार का सेवन करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी दवाई, या फिर ऑप्शन नंबर सी व्यायाम, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज की निगरानी? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आहार का सेवन की जो प्राथमिकता होती है ना, तो वह आहार का सेवन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24।
देखिए क्या है कि जब स्तनपान कराने वाली प्राइमी पारा नर्स को बताती है कि उसके निप्पल्स में दर्द है, तो नर्स को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। प्राइमी पारा कौन होती है? प्राइमी पारा होती है जो फर्स्ट बार शिशु को जन्म देती है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर, क्या उसे बार बार स्तनपान कराने को कहें, या फिर ऑप्शन नंबर बी, स्तनपान से पहले कोई नशीला पदार्थ दें। ये नेक को कट कर लो। तो क्या था, क्या ऑप्शन नंबर बी, स्तनपान से पहले उसको कोई नशीला पदार्थ दें, या फिर ऑप्शन नंबर सी, उसे नर्सिंग ब्रेसियर पहनने के लिए प्रोत्साहित करें, और क्या ऑप्शन नंबर डी, निप्पल्स को साफ करने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग करें। देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या करना चाहिए कि उसे बार बार स्तनपान कराने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। क्या है कि जब महिला पहली बार किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तो जब वह प्राइमी पैरा, ठीक है, तो उसके जो क्या है कि उसके जो दूध की मात्रा होती है वह अधिक होती है। तो अगर बच्चे को सही समय से वह दूध नहीं पिलाएगी, तो स्तनपान नहीं कराएगी, तो उसके स्तनों में क्या है, दूध भरा रह जाता है, जिससे क्या है कि उसको अधिक पीड़ा महसूस होती है, ठीक है। तो इसलिए महिला को समय समय पर जल्दी इस शिशु को स्तनपान कराते रहना चाहिए। तो इसलिए उसे क्या सलाह दी जाती है नर्स के द्वारा कि उसे बार बार स्तनपान कराते रहना चाहिए, ठीक है। तो इस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा, इस समय होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मुख्य सेविका से क्या अपेक्षा होनी चाहिए। तो क्या ऑप्शन नंबर ए, परामर्श और समुदाय आधारित कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करे, या फिर ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करे, या फिर ऑप्शन नंबर सी, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही हैं। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा ना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हैं। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती है, तो उनकी जो मुख्य सेविका से क्या अपेक्षा होती है। देखिए जो परामर्श और समुदाय आधारित कार्यक्रम होते हैं ना, तो उनके दौरान उनको प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, और जो क्या है कि उनसे प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती हैं, और अच्छे काम के लिए प्रशंसित करती हैं, ठीक है। और जितनी भी जो गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं आती है ना, तो देखिए मुख्य सेविका क्या है, मुख्य सेविका जो CDPO होते हैं ना, हमारे PCS ऑफिसर, CDPO, और जो जितने भी जनता होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वगैरह, तो इनके बीच की कड़ी होती है, ठीक है। तो जितनी भी सुविधाएं योजनाएं वह उनको प्राप्त करती हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जो हमारा आज का SW का क्वेश्चन क्या है, MMR का टीकाकरण शिशु को किस आयु वर्ग में किया जाता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 15 से 18 माह, या फिर ऑप्शन नंबर बी 12 से 13 माह, या फिर ऑप्शन नंबर सी 6 से 7 माह, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 से 10 माह। तो क्या करना है आप सभी को, कमेंट सेक्शन में आप सभी को आंसर देना है आज के SW का। जो आपको प्रतिदिन SW मिला करे, आप कोशिश करिए कि आप प्रतिदिन उसका आंसर दें, ठीक है। बाई चांस अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, तो क्या है कि अगले दिन हम नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर बता देते हैं। तो जो हम गलती करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे माइंड में ना ठीक से सेट हो जाती है, तो कभी वो क्वेश्चंस आपके माइंड से निकलते नहीं। तो आप चाहे आपको पता हो, चाहे गलत हो, चाहे सही हो, तो इन 4 ऑप्शन में कोशिश करिए कि आपको प्रतिदिन आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए, कैसी लगी आज की क्लास। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है, नहीं लगे तो मत करो ठीक है। तो चलिए बताना कैसी लगी आपको आज की क्लास, और अगर आप कुछ और सुधार चाहती हैं या फिर कुछ भी, तो वो भी आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। तो चलिए यहीं पर विराम लेते हैं। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।